हाय एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक। और आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही बेसिक टॉपिक, जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बॉडीज़ की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है, इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं और इसको हम डेरिवेशन कैसे करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसके आगे जाते हुए हम काइनेटिक एनर्जी दो केसेस के लिए पढ़ेंगे। डैट इज़ एक उन पार्टिकल्स के लिए पढ़ेंगे जिनकी स्पीड लाइट के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई होती है, ठीक है। बट अगर कुछ ऐसे पार्टिकल्स जिनकी स्पीड लाइट के कंपेरेबल हो या लाइट के आसपास हो, डैट इज़ जिनकी स्पीड को लाइट के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट ना कर सके। तो हम जानते हैं कि जैसे हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मटेरियल के, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वगैरह, इनकी स्पीड जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो इनके लिए हमको क्या करते हैं, इनके लिए न्यूटन की जो मैकेनिक्स है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इनके लिए हम रिलेटिविटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो थोड़ा सा जानकारी हम वहाँ से लेंगे। सो जो ये चीज़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये अभी न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, जो फॉर्मूले, जो इक्वेशन न्यूटन ने दिए थे, ठीक है। सो न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई कब होती है, अब हमें पहले ये समझना है। तो न्यूटन मैकेनिक्स अप्लाई होने के लिए एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि जो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी स्पीड जो है वो लाइट के कंपेरेबल में हम निगलेक्ट कर सकें। और लाइट की स्पीड तो आप जानते ही होंगे कितनी होती है, वो होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो इन फिजिक्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट पॉजेसेस ड्यू टू इट्स मोशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, तो मोशन के कारण जो एनर्जी बॉडी के पास होगी उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क नीडेड टू एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ गिवन मास m फ्रॉम रेस्ट टू इट्स स्टार्टेड वेलोसिटी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमारी कोई भी बॉडी रेस्ट में है, ठीक, अब हम क्या करें, उस पर फोर्स अप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स बॉडी के मोशन को जनरेट करेगा। डैट इज़ बॉडी का स्टेट जो है वो चेंज होगा, वो रेस्ट स्टेट में है, अब क्या करेगी बॉडी, वो मोशन के स्टेट में आएगी, ठीक है। सो अगर उस फोर्सेस के द्वारा कुछ डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो रहा है, ठीक है, और इस दौरान जो हमारी बॉडी है वो कुछ स्पीड भी गेन करेगी, क्यों, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं और एक्सेलरेशन भी हो रहा है, ठीक है। सो जो वो फोर्स होगा वो जितना वर्क करेगा, जो वर्क वो होगा बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। देखो एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे ये हमारा मास m है, ठीक। अब क्या करें, t = 0 सेकेंड में ये रेस्ट में है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसमें एक फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक। अब ये फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी के स्टेट को चेंज करेगा, मतलब ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, जिस एक्सेलरेशन के कारण ये बॉडी मूव करेगी। और हम मानते हैं कि t' पे ये बॉडी कुछ यहाँ पे आ जाएगी और इसके पास कुछ स्पीड होगी, ठीक है। तो ये फोर्सेस जो है बॉडी पे जितना वर्क कर रहा है, तो वर्क क्या होगा, इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब काइनेटिक एनर्जी को जो फॉर्मूला होता है वो होता है ½mv²। तो कुछ सिंपल सी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मीन्स इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी हो गई हमारी, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है, वो देखो सबको पता है यूनिट क्या होती है, इसकी जूल होती है। और जो इसका डायमेंशन होता है वो होता है ml/t-2। अब ये कैसे आया, देखो जो इसकी स्पीड है बॉडी की, वो उसको हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और देखो जो डिस्टेंस है उसको नापेंगे हम मीटर में, लेंथ, और टाइम को नापेंगे हम टी में। सो दिस इज जस्ट LT - 1, ओके। बट
यहाँ पर वी स्क्वायर है, तो जैसे ये क्या होगा, वी स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा एल टी टी माइनस टू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू। और हाफ क्या है, हाफ तो नंबर है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक। हाँ, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब कि इट इज़ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्यों, बिकॉज अगर आप इसके फॉर्मूले को देखोगे तो इसका जो फॉर्मूला है वो है K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एम तो कांस्टेंट होगा पूरे मोशन में, ठीक है, क्योंकि न्यूटन मैकेनिक्स जो होती है उसमें स्पीड लो होती है लाइट के रिस्पेक्ट में, तो जो एम होता है वो कांस्टेंट होता है। इतना आप समझ लो कि जब भी हम न्यूटन मैकेनिक्स की बात करेंगे मास को कांस्टेंट लेके चलेंगे, ठीक। बट जो देखो वी होता है वो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। कैसे होता है, देखो एग्जांपल, मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर ओ खड़ा हुआ है, ठीक, ये ग्राउंड में खड़ा हुआ है, ठीक, ये ओ ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड में खड़ा हुआ है, ठीक, ये ग्राउंड में खड़ा हुआ है, ठीक है। और एक जो दूसरी कार है वो वी स्पीड से मूव कर रही है, और कार के अंदर हमारे दो लोग बैठे हैं, एक ये हमारा ए बैठा हुआ है और एक जी हमारा बी बैठा हुआ है, ठीक है, ये हमारा बी बैठा हुआ है। तो देखो अब जब ए इस कार को देखेगा तो वो देखेगा कि ए और बी दोनों की स्पीड क्या है, वी है, डेट इज बी और ए की स्पीड इसके रिस्पेक्ट में वी है। बट अब आप ये देखो कि ए की स्पीड इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी है, बट हमारा वी जो है वो भी वी से मूव कर रहा है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए क्या है, रेस्ट में है। तो अब देखो इसी ए की स्पीड इसके रिस्पेक्ट में ज़ीरो है और इसके रिस्पेक्ट में वी है और इसके रिस्पेक्ट में ज़ीरो है, तो जो स्पीड होगी वो फ्रेम डिपेंडेंट होगी, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी क्या होगी, फ्रेम डिपेंडेंट होगी, ठीक है। चलो अब हम डेरिवेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था t इक्वल टू 0 पे बॉडी हमारी रेस्ट में रखी हुई है, ठीक है, और हमने इसमें फोर्स लगाया और फोर्स से क्या हुआ, इसके स्टेट में चेंज हुआ और ये बॉडी क्या हो गई, मोशन में आ गई, ठीक है। अब t डैश इक्वल टू t सेकेंड पे क्या हुआ, बॉडी की जो स्पीड है वो क्या हो गई, वो बॉडी की स्पीड हो गई v। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक, तो बॉडी की स्पीड क्या हो गई, v हो गई, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है, और डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि हमें जितना वर्क करना पड़ेगा या फिर फोर्स को जितना वर्क करना पड़ेगा वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो देखो वर्क निकालते हैं हम, ठीक। सो वर्क को हमने क्या पढ़ रखा है, वर्क को हमने पढ़ रखा है एफ डॉट डी एक्स पढ़ रखा है, वर्क को एफ डॉट डी एक्स, और हमने एफ को क्या पढ़ रखा है, एफ को हमने पढ़ रखा है डी पी बाई डी टी, डेट इज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देखो ये ऐसे आया कि जो मोमेंटम होता है हम उसको डिफाइन करते हैं क्या, उसको हम डिफाइन करते हैं m इंटू वी। अब देखो मैंने आपको बताया था कि मास तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो डी पी बाई डी टी क्या होगा, सिंपली डी डी टी ऑफ एम वी होगा, तो एम कांस्टेंट एंड डी वी बाई डी टी। तो इसको हम सिंपली क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे एम ए, और यही तो न्यूटन का सेकंड लॉ है, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक। और एक चीज़ हमने और पढ़ी है, ठीक, क्या कि जो हमारी वेलोसिटी होती है उसको हम क्या लिखते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। समझ में आया, इतनी चीज़ आनी चाहिए फिर हम इसको आगे ड्राइव करते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक, अब देखो
अब देखो f हम क्या लिखेंगे यहाँ से, इसको हम लिख देंगे dp/dt। सो दिस इज dp/dt एंड दिस इज dx इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, dx इक्वल टू हो गया हमारा v इंटू dt। ठीक, ये सब ने पढ़ा है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये क्या है देखो, ये हम बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए ले रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, इस स्टैंड पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो v होगी। ठीक, अगर हम एवरेज की बात करेंगे तो क्या करेंगे, इसी d को हम डेल्टा से चेंज कर देंगे। अभी हम जस्ट इंस्टेंटेनियस चीज़ों की बात कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ। अब dx इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम v इंटू dt। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप, ओके, तो दिस dt एंड दिस dt जस्ट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो हमारा बचा यहाँ पे क्या, dp डॉट v। तो यहाँ पे वर्क कितना आ गया, वर्क आ गया हमारा d। अब p को हमने क्या पढ़ रखा है, m इंटू वी, मोमेंटम को। सो दिस इज जस्ट mv डॉट v। ठीक है, तो w इक्वल टू इंटीग्रल। अब देखो ये जो d रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो आप, जो m है ये तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो m कांस्टेंट है तो m में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, m में कोई चेंज नहीं आएगा तो m सिंपली बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा m इंटू डी वी और यहाँ पे डॉट v। ठीक, अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो देखो, आप सिंपल सा एक फॉर्मूला है t ऑफ यू वी। तो पहले क्या करते हैं, एक को बाहर निकालते हैं, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर प्लस साइन लगाते हैं, फिर दूसरे को बाहर निकालते हैं, पहले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया m इंटू वी। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, पहले को बाहर निकाला और dv कर दिया, फिर दूसरे को बाहर निकाला, पहले को कर दिया। अब m कांस्टेंट है, तो जब m कांस्टेंट है तो dm क्या होगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि जो चीज़ कांस्टेंट है उसमें चेंज क्या होगा, वो ज़ीरो होगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये चीज़ आ गई। ठीक, और m कांस्टेंट है तो m को हम बाहर कर लेंगे और इस फॉर्म को हम लिख लेंगे v डॉट डी वी। ठीक है, क्यों, क्योंकि a डॉट b जो होता है वही हमारा b डॉट a होता है। ठीक, जो यहाँ लिखते जाओ, जो a डॉट b होगा वो वही हमारा b डॉट a होगा। तो ये आ गया। अब देखो, अब हमने यहाँ पे सिंपल केस लिया था। सिंपल केस मीनिंग वन डायमेंशनल केस लिया था। ठीक, वन डायमेंशनल केस, चीज़ों को सिंपल रखा हुआ था। ठीक, तो देखो इसकी जो वेलोसिटी है, डेट इज जो इसकी वेलोसिटी है, ठीक, और ये इसकी चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, और जब इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो हम a डॉट बी को क्या डिफाइन करते हैं, ये भी सबने पढ़ा होगा कि हम a डॉट बी को क्या डिफाइन करते हैं, a b cos थीटा। और ये जो a और b रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जब इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, दो वेक्टर्स की अगर हमारी डायरेक्शन सेम है a और b की, तो इनका एंगल कितना हो गया, उनका एंगल तो ज़ीरो हो गया। अब cos ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v इंटू डी वी। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, इसके बाद हम कहाँ पहुँच गए, इसके बाद हम पहुँच गए, चलो इसके बाद हम पहुँच गए W इक्वल टू कितना हो गया था, एम वी इंटू डी वी। ठीक, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, एक्स टू पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, ठीक, यहाँ देखो तो एन इक्वल टू वन है, तो यहाँ पे एन इक्वल टू वन करो तो यहाँ पे एक्स डी एक्स कितना आएगा, यहाँ पे आएगा वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। तो सिंपल क्या होगा, जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, एम, ये क्या होगा वी स्क्वायर बाई टू।
अब हम लगाएंगे लिमिट। लिमिट कैसे, देखो t इक्वल टू 0 पे क्या था, इसकी स्पीड कितनी थी, इसकी स्पीड थी 0, और फाइनली क्या थी इसकी स्पीड v। तो फोर्स ने हमारा वर्क क्या किया, 1/2 है, ये हो जाएगा v का स्क्वायर, ये माइनस 0 का स्क्वायर। सो फोर्स ने हमारा जो वर्क किया वो किया हाफ mv स्क्वायर, और ये यही वर्क क्या हो गया, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये डेरिवेशन ख़त्म होता है। ठीक है, अब देखो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें अब डिस्कस करते हैं। ठीक, तो जो ये काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ी वो केवल कब एप्लीकेबल है, इसे लिख लेते हैं ढंग से, एप्लीकेबल ओनली फॉर न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक। अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मतलब क्या होगा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मतलब सिंपल, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की जो हमारी स्पीड होनी चाहिए, ठीक, वो लेस देन सी होनी चाहिए। ठीक, मतलब लाइट की जो स्पीड है उसके कंपेयर में इसको निगलेक्ट कर पाएँ उस बॉडी की स्पीड को, तो वहाँ पे हमारी न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई होती है। ठीक है, समझ में आया। ठीक, और उस केस के लिए जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा एक, अब यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारा +2 का जो काइनेटिक एनर्जी वाला पोर्शन था वो यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अपन चालू करते हैं थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें। ठीक, सो अब जैसे कि रिलेटिविटी, ठीक, यहाँ हम हेडिंग डाल देते हैं रिलेटिविटी, ठीक है। रिलेटिविटी ये डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बस ये हल्का जान ले रहे हैं। ठीक है, इसके लिए अलग से मैं कोड्स बनाऊंगा आपके लिए। ठीक, तो देखो हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर हमारी रेस्ट में रहती है, ठीक, कोई भी बॉडी, उसका मास m0 है, अगर वो रेस्ट में है तो उसके पास एक एनर्जी होगी, और उस एनर्जी को हम लिखेंगे m0 इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। कोई बॉडी जो रेस्ट में होती है उसके अंदर भी एक एनर्जी होती है, उसको हम लिखते हैं m0 इंटू सी स्क्वायर, और इसे बॉडी की क्या बोलते हैं, रेस्ट मास एनर्जी। ठीक, ये हर बॉडी के पास होती है। ठीक, अब देखो, अब जब कोई भी बॉडी क्या है, मूव कर रही है, ठीक, अब मूव कर रही है ये, और जो इसकी जो स्पीड है ना वो कंपेरेबल टू सी है। ठीक, सी के रिस्पेक्ट में इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हम। ठीक, सो आपने पढ़ा होगा आइंस्टाइन का मास एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, मास एनर्जी कंजर्वेशन आपने पढ़ रखा होगा। ठीक, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी अगर हमारे पास m मास की बॉडी है तो m मास की बॉडी के पास एक इक्विवेलेंट एनर्जी होगी, उस एनर्जी की वैल्यू होगी E इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़, रिलेटिविटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, मतलब c के कंपेरेबल में निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या होगा, जो इसका मास होता है ना फिर वो कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक, उसका मास भी क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ठीक, सो अब देखो, अगर कोई बॉडी हमारी मूव कर रही है, ठीक, मूव कर रही है, अब मूव कर रही है ये अपनी v स्पीड से। ठीक, अब इसके v के साथ क्या हो रहा है, मास चेंज हो रहा है बॉडी का, क्योंकि v जो है वो कंपेरेबल टू c है। ठीक, तो इसके पास एक एनर्जी होगी mc स्क्वायर। ठीक, और पहले से इस बॉडी के पास एनर्जी कितनी प्रेजेंट है, m0 c स्क्वायर, कि इसका रेस्ट मास जब m0 है तो इतनी एनर्जी तो इसके पास पहले से प्रेजेंट है। तो जब मोशन हो रहा है बॉडी का, तो मोशन के कारण कितनी बॉडी, मोशन के कारण कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, एक तो ये हो गया mc स्क्वायर। ठीक, और पहले से तो m0 c स्क्वायर प्रेजेंट है, तो इसको तो हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक, और जो ये m होगा ना, ये होता है हमारा मूविंग मास। क्या होता है, मूविंग मास, और m को हम लिखते हैं m0
एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो मूविंग मास जो होता है हमेशा किससे बड़ा होता है, ये हमेशा रेस्ट मास से बड़ा होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ से, ठीक है। सो रिलेटिविटी के केस में क्या आ गई, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, क्योंकि ये बॉडी के मोशन की ही तो एनर्जी है, ये आ गई एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक। यहाँ से हमारा ये आ गया, ठीक, ये चीज़ आ गई, ठीक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप एक बार, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से मैं न्यूटन की चीज़ें यहाँ से कैसे आएंगी, अपने आप यहाँ से न्यूटन की चीज़ें ड्राइव हो जाएंगी, ठीक है। सो अब देखो आपने एनर्जी को लिखा है एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, और ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये है एम नॉट 1 माइनस पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। सो देखो जो रिलेटिविटी है उसके लिए तो अलग से कोर्स वर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो इस वीडियो में तो नहीं होगा, बट हल्का सा मैं आपको वी दे रहा हूँ उस चीज़ का, एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे एम नॉट सी स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 माइनस 1, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से न्यूटन का केस ले लेते हैं, ठीक। न्यूटन के केस में क्या था, न्यूटन के केस में था v लेस देन c, ठीक। सो v बाई सी लेस देन 1। सो यहाँ पे देखो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या होगा, ये तो 1 से और छोटा हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स की पावर n, जब ये x क्या होता है 1 से काफ़ी छोटा होता है तो बाइनोमियल क्या होता है, एक्सप्रेशन हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो होता क्या है, ये 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n, ये होता है 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। और आगे के टर्म हम निगलेक्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे x है वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। सो ई के इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, देखो 1 प्लस एन कितना है 1/2, एक्स कितना है वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ -1, सो दिस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एनर्जी कितनी आ जाएगी एम नॉट सी स्क्वायर 1/2 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो यहाँ सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, अब ई के इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एम नॉट इंटू वी स्क्वायर, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट बात हमको पता चली कि जो एनर्जी है काइनेटिक वो निकली न्यूटन के केस में, ठीक है। न्यूटन के केस में निकली कितनी, ये निकली हमारी 1/2 एम नॉट वी स्क्वायर। और हमने पहले क्या पढ़ रखा था, हमने पढ़ रखा था कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की जो होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी 1/2 एम वी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये m है ना, ये m नॉट है, m नॉट मीन्स रेस्ट मास है ये, ठीक है। ये रेस्ट मास है, आया समझ में, ठीक। देखो होता क्या है ना कि कोई भी बॉडी, ठीक, इसका मास मान लो एम नॉट है, रेस्ट मास, वो मूव कर रही है, ठीक है। तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी क्या होगी, ई इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। अब न्यूटन के केस में क्या होता है ना, जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है लाइट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब लाइट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बहुत कम होती है तो जो हम पढ़ते हैं मूविंग मास के बारे में, एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक। सो एम जो होता है ना, अगर वी बहुत कम होगा तो एम में क्या होगा, ज़्यादा अंतर नहीं आ पाएगा, एम जो होगा एम नॉट के कंपेरेबल होगा, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं आ पाएगा, ठीक। बट जब हम रिलेटिविटी की बात करेंगे तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा हाई होगी, और इसके ज़्यादा हाई होने से क्या होगा, एम क्या होगा, ये एम नॉट से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। और ये काफ़ी ज़्यादा होने के कारण क्या है,
जो एनर्जी आएगी वो डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो इतना सा ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब समझ में आ गया। बस न्यूटन का जो केस है वो जनरलाइज्ड केस नहीं है। ठीक है, वो जनरलाइज्ड केस क्या है, रिलेटिविटी वाला। ठीक है, और उसमें अगर हम लिमिट लगाते हैं तो हमारा क्या होता है, न्यूटन वाला केस आ जाता है। ठीक है, अब अगला लेक्चर होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर होगा और वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर होगा, और इसके बाद हम थोड़ा सा वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैट्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको लेक्चर वगैरह पसंद आया हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना और शेयर वेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।